वेदांता ग्रुप, अनिल अग्रवाल, ये नाम तो आपने न जाने कितनी बार सुना होगा। उनके दफ्तरों पर रेड की खबर ने इतनी बुरी तरह हलचल मचा दी कि पूरे तरीके से ये एक तरह से अविश्वसनीय खबर थी, पूरे तरीके से अनबिलीवेबल कि ये कैसे हो सकता है। ये ऐसा क्या हो गया कि इन पे ईडी के एकदम से रेड्स पड़ रहे हैं। वेदांता ग्रुप का बहुत ही अच्छा मोदी जी और टॉप लेवल पे अच्छा रिलेशन रहा है। 226 करोड़ का इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स भी इन्होंने खरीदी थी कि जब 17,000 की बोली लगाने वाले 17,000 करोड़ की बोली लगाने वाले को नहीं मिलती है डील और नीलामी दूसरे के फेवर में हो जाती है जो 14,500 करती है, तो पहली बात तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस के खिलाफ है। एक तरह से फेवरेटिज्म या एक तरह की तरफदारी का मामला लग रहा है। बात सही है कि वेदांता को चिट्ठी मिली थी, जो रेलेवेंट जो एजेंसी है जो ऑप्शन कर रही थी उनसे उनको मिली थी कि आपका बिड सबसे सुपीरियर है। अडानी ग्रुप ने कुछ 14,500 का बिड दिया था, इन्होंने 17,000 का बिड दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में थोड़ा जो कमिटी ऑफ जो क्रेडिटर्स हैं जो ये मामले को देख रहे हैं किसको देना है, उनको कहा है कि अभी आप कोई डिसीजन ना ले। तो अब ये देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें क्या रुख अपनाता है। क्या ये सिर्फ एक ट्राइबलरी है दो अरबपतियों के बीच, उनकी कंपनियों के बीच, जिसमें हमारी जो सरकार है वो एक कंपनी को फेवर करती हुई नजर आ रही है। मोदी सरकार में भी जो बड़े उद्योग जो हैं, जो 8-10 जिनको ये बढ़ावा देना चाहते हैं, उनके आपस में काफी अनबन हो रही है और फूट पड़ रही है और उनके आपस में मैं कहूँगा एक किस्म का एक अनहेल्दी कंपटीशन हो रहा है। आज की तारीख में अर्थात सबसे बड़ा जो क्राइसिस है, जो ईरान और यूएस जंग के बाद ये बहुत ही और भी मतलब ये क्राइसिस बढ़ा है कि लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा और हिंदुस्तान से भाग रहा है। और ये सरकार भी इस इशू से बहुत काफी मतलब एक्सरसाइज है इस इशू से। तो उसके चलते अगर ये सारी चीजें हो तो विदेशी निवेश का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब होता है। और नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज सुबह सुबह एक ऐसी खबर प्रकाश में आई जिससे अच्छे अच्छे वो लोग जो भारत के कारोबारी और साथ ही राजनीति के जगत को समझते हैं, वो एक तरह से समझिए आप उनके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। जी हाँ, कारोबारी जगत की चूल्हे हिलाती हुई एक ऐसी खबर, वेदांता ग्रुप, अनिल अग्रवाल, ये नाम तो आपने न जाने कितनी बार सुना होगा। बेहद प्रभावशाली और अमीर कारोबारी समूह है ये, और आज की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ द डे यानी मोदी सरकार से बेहतरीन उनके संबंध रहे हैं हमेशा। उनके दफ्तरों पर रेड की खबर ने इतनी बुरी तरह हलचल मचा दी कि पूरे तरीके से ये एक तरह से अविश्वसनीय खबर थी, पूरे तरीके से अनबिलीवेबल कि ये कैसे हो सकता है। वो कारोबारी समूहों पर तो हमले होते रहे जो कांग्रेस पार्टी के नजदीक रहे, या जिस तरह से इलेक्टोरल फंड्स को लेकर उन्होंने ज्यादा तत्परता नहीं दिखाई, लेकिन इस बार जो वेदांता ग्रुप पर यह हमला हुआ है, यह अपने आप में हैरान कर देने वाला है। और केस में आपको बताऊंगी तो जो फाइनेंशियल इश्यूज को समझने वाले लोग हैं वो सोच रहे हैं कि पूरे तरीके से हाथ में हथकड़ी भी नहीं डाली है, बस छोटी सी, मैं कहूंगी, चुटकी काट ली है या हल्की सी बांह मरोड़ दी है। ये पूरा मामला समझिए आप कि ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी जिसको फेमा कहा जाता है, फेरा नहीं, फेमा के उल्लंघन की जांच के सिलसिले में अनिल अग्रवाल के वेदांता समूह के मुंबई और दिल्ली में जो इनके ठिकाने हैं, जो ऑफिसेज हैं, उस पर छापेमारी की है। और ये जांच मुख्य रूप से वेदांता द्वारा अपनी मूल कंपनी जो वेदांता रिसोर्सेज है उसको किए गए रॉयल्टी भुगतान से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि खुद ये वेदांता ये कह रहे हैं कि हमारी जो रेटिंग है वो बेहतरीन आई है। जो कंपनी की जो रेटिंग्स हैं उसको अगर देखें तो आप ये देखिए कि रिपोर्ट ये कह रही है कि लॉन्च किए गए हैं बिजनेस हाउस प्रमोटेड बाय बिलियनर। अरबपति जो अनिल अग्रवाल हैं उनका यहाँ नहीं पूरी दुनिया में देखिए उनका कारोबार है, खासकर यूके में उनका बहुत ही कामयाब कारोबार है। वहाँ शेयर मार्केट में भी उनकी अच्छी खासी हिस्सेदारी है, तो बड़े आदमी माने जाते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने उनका देखा, एक आलीशान महल का उनका वीडियो देखा और अच्छा भी लगा, एक गर्व का एहसास भी हुआ कि उसी ब्रिटिश जो है पूरा साम्राज्य यहाँ भारत में एक वक्त हुआ करता था, हम गुलाम थे, और वहां देखिए उन्होंने इतना बेहतरीन अपना कारोबार सेटअप कर लिया है। तो वो किस्सा किसी और रोज। मैं जो आपको यहाँ बताना चाहती हूँ वो ये कि देखिए दिल्ली, राजस्थान, इन तमाम जो उनके ऑफिसेज हैं वहां पर ये तमाम तरह के जो रेड्स हुई, और उसके बाद कंपनी की तरफ से कहा गया कि हम पूरे तरीके से कॉपरेट कर रहे हैं। कंपनी जो है वो कह रही है पूरे तरीके से हम कंप्लायंट हैं, और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वेदांता ग्रुप ने पिछले हफ्ते ये कहा था
कि हाईएस्ट डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग मिली है इनको पूरे एक दशक में। पिछले अगर देखा जाए, जो रेटिंग एजेंसी है आईसीआरए, उन्होंने उनको अपग्रेड किया और लॉन्ग टर्म रेटिंग जो इनकी थी ग्रुप की, उसको ए में बदल दिया। यानी इतना बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। और ये जो रेटिंग्स हैं, ये इस बुनियाद पर भी होती हैं कि आपकी फाइनेंशियल डीलिंग्स जो हैं वो फेयर हैं या नहीं, किस तरह से आप तमाम अपना काम कर रहे हैं। तो इस रेटिंग के बाद ये बात आई है। अब यहाँ जो बाजार में जो खबर गर्म है वो ये कि क्या वो एक लाडले, एक वो न्यारे प्यारे जो कारोबारी हैं, जिनको कुछ लोग कह रहे हैं हमारे देश के, भारत के राष्ट्रीय सेठ का दर्जा उनको दिया जाना चाहिए, क्या उनके लिए इन अनिल अग्रवाल जी को चुटकी काटी गई है या बाह मरोड़ी गई है? क्योंकि आप ये देखिए सिलसिलेवार तरीके से एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि घटनाक्रम की अगर कड़ी देखने की कोशिश करें तो वेदांता ग्रुप ने जो है अडानी का जो टेक ओवर था जेपी ग्रुप के ऊपर, जो बुध इंटरनेशनल जो सर्किट F1 ट्रैक है, उसका भी उसमें शामिल है मामला। तो इसकी नीलामी को लेकर एक तरह से कह सकते हैं कि इसको लेकर जेपी ग्रुप सबसे बड़े बिडर के तौर पर या सबसे बड़े एक नीलामी जीत के तौर पर वो उभरा था। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्शन फाइल किया गया कि इनको कैसे मिल गया। ये वेदांता ग्रुप ने बाकायदा, अनिल अग्रवाल ने ट्वीट किया खुल्लम खुल्ला इस बात को लेकर कि उन्हें इस बात पर एतराज है। वो बाकायदा फिर सुप्रीम कोर्ट गए इस मामले को लेते हुए, और इसी मामले के हफ्तों गुजरने के भीतर ही ईडी आ जाती है, दरवाजे पर नॉक करती है और वेदांता ग्रुप को जो है दरवाजा खटखटाकर उन पर रेड डालती है। क्या मतलब है? क्या राष्ट्रीय सेठ सिर्फ वही कारोबार करेंगे इस देश में? क्या राष्ट्रीय सेठ को ही सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स, तमाम एयरपोर्ट्स, तमाम तरह के कारोबार बनाने की और आगे बढ़ाने की इजाजत दी जाएगी? कुछ ही मिनटों में मैं आपको बताऊंगी ये जेपी एसोसिएट्स की कहानी भी, कि आखिर इनका बैकग्राउंड क्या है, ये भी बताने की कोशिश करूंगी। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से प्रियंका चतुर्वेदी, शायद वो बहुत ही बिरले उन नेताओं में से एक हैं, राज्यसभा की एमपी रह चुकी हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को 2 महीने पहले उठाया था, बाकायदा ट्वीट किया था, ट्वीट नहीं एक थ्रेड किया था, यानी कई ट्वीट्स किए थे। उन्होंने सवाल ये उठाया था कि जो जयप्रकाश एसोसिएट्स हैं वो दिवालिया हो चुकी है कंपनी, जिसके पास नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब 4000 एकड़ जमीन, सीमेंट प्लांट, बुध इंटरनेशनल सर्किट यानी F1 जो रेसिंग का ट्रैक है वो, और कई लग्जरी होटल्स हैं। इन संपत्ति को खरीदने के लिए बोली लगी। कंपनी पर 59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था। बोली में वेदांता समूह ने लगभग 17,000 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी पेशकश की, जबकि अडानी समूह की बोली 14,535 करोड़ रुपए की थी। ये पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से ये प्रियंका चतुर्वेदी की इस ट्वीट में आप पढ़िए, वो ये बता रही हैं। वेदांता की बोली ज्यादा होने के बावजूद कर्ज देने वाले बैंकों को अपने पैसे का बड़ा हिस्सा छोड़ना पड़ता, लेकिन अडानी की कम बोली पर यह नुकसान और भी ज्यादा होता। तो फिर आगे क्या हुआ? फैसला करने की ताकत बैंकों से काफी हद तक निकलकर जो NARCL है यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पास चली गई, और उसके बाद उनमें से अधिकांश कर्ज अपने हाथ में उन्होंने ले लिया। जो कर्ज दाताओं की जो एक कमिटी है, COC जो कहलाई जाती है, उसके पास 86% वोटिंग का अधिकार, यानी SBI और ICICI जैसे बड़े बैंकों की हिस्सेदारी बहुत कम रह गई। नवंबर 2025 में COC ने वेदांता की ज्यादा बोली लगाने के बजाय अडानी समूह की 14,535 करोड़ की बोली को चुन लिया। ऐसा क्यों हुआ? जब 17,000 लगा दिए थे अनिल अग्रवाल ने, तो 14,000 कुछ करोड़ की बोली को क्यों कबूल किया गया? और जब इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की, तो उस नाराजगी के बाद वो अदालत गए और अब ये उनके ऊपर रेड पड़ रही है। क्या है आखिर ये पूरी सूरत हाल को कैसे समझा जाए? क्या ये फिलहाल सिर्फ इसको इस तरह समझा जाए कि ये कॉर्पोरेट वॉरफेयर है, यानी एक जंग हो रही है, एक युद्ध है आपस में बड़े अरबपतियों के बीच, या फिर इसमें मोदी सरकार और उनकी जो एजेंसियां हैं, ईडी का जो इस्तेमाल हो रहा है? इसके अलावा ये बैंकों का मैं आपको यहाँ ब्यौरा दे रही हूँ। इन सब की मिली भगत से किस तरह से देखा जाएगा? क्या सिर्फ एक राष्ट्रीय सेठ इस देश में कारोबार कर पाएगा? और इसी पेचीदा मुद्दे पर बातचीत करने के लिए द वायर के फाउंडिंग एडिटर M.K. वेणु मेरे साथ मौजूद हैं। M.K. वेणु, सबसे पहले तो सवाल यही उठ रहे हैं कि पूरे सिलसिलेवार तरीके से जिन लोगों की याददाश्त मजबूत है वो बड़े बेचारे हैं आज के दौर में, क्योंकि वो याद रख पाने की हालत में नहीं है और भूल वो सकते नहीं है कि पूरा जो कड़ी अगर हम देखें कि पहले एक जो राष्ट्रीय सेठ हैं वो एक अपना इंटरेस्ट जाहिर करते हैं किसी बिजनेस में, उसका हॉस्टाइल टेक ओवर होता है। मैं फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें जो मुंबई का एयरपोर्ट है उससे लेकर NDTV तक का ब्यौरा दिया गया है कि जो वो चाहे वो होता है, जैसा चाहे वो होता है। अनिल अग्रवाल इस देश में बिजनेस नहीं कर सकते, सिर्फ राष्ट्रीय सेठ कर सकते हैं। अरफा, मुझे तो इस बात से बड़ी हैरानी हो रही है कि अनिल अग्रवाल जो ग्रुप है वो
इस सरकार के जो एक ऑफिशियल पॉलिसी के तहत इस सरकार ने एक नेशनल चैंपियंस का एक पॉलिसी एक एक इनफॉर्मल लेवल पे जारी किया था, जिसमें इन्होंने ये शुरू से ये कहते हुए आ रहे हैं 2014 से कि जो देश के बड़े बड़े जो 8-10 उद्योग हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, फैमिली रन, उसमें सारे आए थे, उसमें टाटा, अंबानी, अडानी ग्रुप, बिरला और वेदांता भी, उनको बढ़ावा देंगे और उनको पूरी तरह उनको पॉलिसी और रेगुलेटरी लेवल पे उनको फैसिलिटेट किया जाएगा ताकि वो इस देश में निवेश करें और एक किस्म से एक नेशनल एक इकोनॉमी को बढ़ावा दें। मगर और इसके तहत वेदांता ग्रुप का बहुत ही अच्छा मोदी जी और टॉप लेवल पे अच्छा रिलेशन रहा है। 226 करोड़ का इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स भी इन्होंने खरीदी थी। और आपको याद होगा, ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि जो इस सरकार का जो बहुत बड़ा एक मिशन था, जो मोदी जी कई बार अपने स्पीचेस में कहते रहे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नींव, जिस चीज फाउंडेशन जो रखी जाती है, वो सेमीकंडक्टर प्लांट, चिप्स सेमीकंडक्टर प्लांट भी इन्होंने सबसे पहले, सरकार ने 4 साल पहले जब ऐलान किया कि भाई सरकार 50-60 हज़ार करोड़ एक बड़े प्रोजेक्ट में अपनी तरफ से ग्रांट देगी, उसमें भी इन्होंने वेदांता को चूज किया था, वेदांता को इन्होंने सेलेक्ट किया था कि ये हिंदुस्तान में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट ये लगाएंगे गुजरात में। खैर वो हुआ नहीं वो मामला। वेदांता 1-2 साल उस पर वो उन्होंने कोशिश करी, मगर बाद में वो टाटास को दे दिया गया पिछले साल। मैं बड़ी मोटी बात ही मैं ये रखना चाहता हूँ कि जो वेदांता जो ग्रुप इस सरकार के इतने करीब थी और सरकार से इनका अच्छा तालमेल था, ये ऐसा क्या हो गया कि इन पे ईडी के एकदम से रेड्स पड़ रहे हैं अभी। तो जैसा आपने कहा कि अभी जैसा आपने याद दिलाया अपने इंट्रोडक्शन में, मुझे लगता है कहीं इस सरकार में भी, मोदी सरकार में भी, जो बड़े उद्योग जो हैं, जो 8-10 जिनको ये बढ़ावा देना चाहते हैं, उनके आपस में काफी अनबन हो रही है और फूट पड़ रही है और उनके आपस में मैं कहूँगा एक किस्म का एक अनहेल्दी कंपटीशन हो रहा है। और ये चीज हमने यूपीएस की जो दूसरी यूपीए 2 जो सरकार थी 2012-13 में हमने देखा था। और उसका कारण अर्थात ये था कि जो देश में जो रिसोर्सेस जो हैं उस पे ये सारे जो बड़े उद्योग उस पे क्लेम कर रहे हैं, उन रिसोर्सेस पे, और आपस में इनका झगड़ा हो रहा है। और मैं ये कहूँगा कि पिछले अगर आप 8-10 साल में देखें तो अर्थात रियल एस्टेट जो है, हर बड़ा जो घराना, जो इंडस्ट्रियल घराना, वो रियल एस्टेट पे उनकी पूरी नजर है और रियल एस्टेट खरीदे जा रहा है सब जगह। और रियल एस्टेट पिछले 10-12-15 साल में महंगे भी हुए हैं। तो ये जो है, ये जो आपने जो जयप्रकाश एसोसिएट्स का आपने जो बताया, जो प्रियंका चतुर्वेदी का ट्वीट का, उसमें एक सबसे बड़ा जो 4,000 जो एकड़ ग्रेटर नोएडा में जो रियल एस्टेट है, उसके तो उसका दाम अगर आप देखें शायद वो 20-25-30 हज़ार करोड़ से कम नहीं होगा। और उसके अलावा कई सीमेंट प्लांट और भी जो, जैसे आपने कहा, जो फार्मूला 1 रेसिंग सर्किट और होटल। तो ये जो एनसीएलटी से ये जो विवाद उठा है, और इसको अनिल अग्रवाल ने खुद पहला ट्वीट किया था कि अपना पब्लिक ट्वीट किया था कि मुझे लेटर मिला सरकार से कि सरकार के जो एजेंसियां हैं एनसीएलटी वगैरह, कि ये आपका बिड एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद ये मेरे को उन्होंने डिनाई किया है और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो भगवत गीता के बड़े बहुत वो हैं, मतलब भगवत गीता से प्रेरणा लेते हैं और इसको लड़ेंगे, मतलब एक कर्मयोगी की तरह लड़ेंगे। तो अब आप देख रहे हैं उसका खामियाजा ये हुआ है कि भाई उनके के तौर पे हम देख रहे हैं। वेणु, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, देखिए दर्शक हमारे बहुत सारे तो जो आर्थिक ये तमाम फ्रॉड्स हैं, ये जो खबरें इनको फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत सारे हिंदी के दर्शकों को आज की तारीख में एक दुविधा ये है और एक ये विडंबना ये है कि उनको ये खबरें मिलती भी नहीं है। और मैं ये बहुत गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मैं और आप ये जो यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, ये बिल्कुल रेयर डिस्कशन है, ये अवेलेबल नहीं है, ये उपलब्ध नहीं होगा। ज्यादातर टीवी पे तो जीरो होगा, बाकी यूट्यूब के स्पेस पे भी बहुत मुश्किल है। मैं जब इस खबरों को छानने की कोशिश कर रही तो समझिए छोटे छोटे
ऐसे पोर्टल्स में खबरें छप रही हैं जिनको कोई पढ़ता नहीं है, जिसमें पूरी ये एक सिलसिलेवार तरीके से अडानी और साथ-साथ अनिल अग्रवाल की कंपनियों का क्या जोड़ है, क्या कॉम्पिटिशन है, क्या प्रतिस्पर्धा है, किस तरह का मुकाबला है, छोटी-छोटी कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश हो रही है। अब मुझे ये बताइए, आपको सीधे-सीधे जानना चाहती हूँ कि जब 17,000 की बोली लगाने वाले, 17,000 करोड़ की बोली लगाने वाले को नहीं मिलती है डील और नीलामी दूसरे के फेवर में हो जाती है जो 14,500 करती है, तो पहली बात तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस के खिलाफ है। दूसरी बड़ी बात कि जब मामला अदालत में चल रहा है और जिस रेटिंग का मैं जिक्र कर रही हूँ कि ए नहीं ए रेटिंग मिल रही है इनको, इसका मतलब कि इनकी फाइनेंशियल डीलिंग्स बिल्कुल साफ सुथरी थी। हफ्ते पहले इसी हफ्ते उनको ये रेटिंग मिली है और फिर उनके ऊपर ये रेड पड़ जाती है। मुझे ये भी याद है अच्छे तरीके से कि अनिल अग्रवाल जी के जो बेटे थे, उनकी असमय मौत हो गई थी, उस पर खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था, बड़ी दुख की वो घड़ी थी। यानी बड़े ही नज़दीकी हैं, आप खुद बता रहे हैं कि उनको खुद कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं कि पहली बार जब सेमीकंडक्टर्स लग रहे थे तो इनको काम दिया गया। तो ऐसे में तो सीधे तौर पर ये एक तरह से फेवरेटिज्म या एक तरह की तरफदारी का मामला लग रहा है आपको? अल्फा, इसमें ना मामला थोड़ा टेक्निकली इसमें थोड़ा पेचीदा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये बात सही है कि वेदांता को चिट्ठी मिली थी, जो जो रेलेवेंट जो एजेंसी है जो ऑक्शन कर रही थी, उनसे उनको मिली थी कि आपका बिड सबसे सुपीरियर है। उसमें बाद में क्या हुआ, मेरे ख्याल अडानी ग्रुप ने कुछ 14,500 का बिड दिया था, इन्होंने 17,000 का बिड दिया था। मगर वेदांता ने जो 17,000 का बिड दिया था, उसमें उन्होंने कुछ जो कैश अपफ्रंट जो कैश है वो शायद कम था, और वो कैश जो वो देने वाले थे वो 5 साल या 5-6 साल में ओवर 5 ईयर्स वो उसको स्प्रेड कर रहे थे। अडानी ने कहा कि मैं 2 साल के अंदर ही दे दूंगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है कि आप अगर जैसे हम लोन लेते हैं तो हम अगर एकदम कैश एकदम अपफ्रंट ज्यादा दे तो हमें किस्तों में कम देनी पड़ती है। तो उस तरह का कुछ इसमें टेक्निकल इश्यू आया। वो आने के बावजूद वेदांता ने अर्जी वहां रखी कि उसके बावजूद भी उनका जो बिड था वो कम से कम 500 से 1,000 करोड़ ज्यादा था। अब इसी मुद्दे पे वो उन्होंने अपील करी नेशनल जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है एनसीएलटी का, मगर वहां पे मेरे ख्याल उनको पॉजिटिव वो नहीं मिला, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में थोड़ा जो कमिटी ऑफ जो क्रेडिटर्स हैं जो ये मामले को देख रहे हैं किसको देना है, उनको कहा है कि अभी आप कोई डिसीजन ना ले। तो अब ये देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस पे क्या रुख अपनाता है। मगर ये जो ऑप्टिक्स जो है, जो आप सही कह रही हैं, ऑप्टिक्स इसमें क्या है? ऑप्टिक्स इसमें अल्फा ये है कि इस हमारी सरकार का जो रेगुलेटरी रेजीम, पॉलिसी रेजीम, जिस तरह हमारी सरकार काम करती है, उसमें अब विश्वास नहीं है लोगों का। प्राइवेट इन्वेस्टर्स, निजी निवेश करने वाले फॉरेन इन्वेस्टर्स का विश्वास नहीं है। आप इस तरह अगर आप इस तरह से अगर आप अपने जो एनसीएलटी या प्रोसीडिंग या इस तरह की जो चीज़ों कंडक्ट करें, तो लोगों का इसमें विश्वास उठता है। और ये पहली बार ही नहीं हुआ, ये पहले भी हो चुका है कि जी हाँ, मैं उसी पे आपको ले जाना चाहती हूँ वेणु। इससे पहले भी हमने अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, यहाँ तक कि अडानी, इन सबको लेकर भी हमने, मुझे याद है पिछली बार हमने एक डिस्कशन किया था, जो भी मैं अपने आप में कहूंगी बहुत ही रेयर है, एक अनोखा, नायाब, क्योंकि लोगों में हिम्मत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो समझ नहीं है, हिम्मत नहीं है, और कहीं ना कहीं मीडिया कंपनीज या तो एक कारोबारी या दूसरे कारोबारी, यानी एक अरबपति या दूसरे अरबपति से जुड़ी हुई हैं, या तो अडानी जी से जुड़ी हुई हैं या अंबानी जी से जुड़ी हुई हैं। तो मीडिया कंपनियों की भी हालत ऐसी नहीं है कि उनमें कोई भी पत्रकार खड़े होकर इस पर बातचीत कर सके। मुझे याद है कि जब अनिल अंबानी जी के दफ्तर पर जब छापा पड़ा था, और इसके अलावा उनको बाकायदा बुलाया भी गया था सीबीआई के दफ्तर में, उनको तलब किया गया था, उस पर हमने डिस्कशन किया था। क्या ये उसी तरह का, क्या ये सिर्फ एक राइवलरी है दो अरबपतियों के बीच, उनकी कंपनियों के बीच, जिसमें हमारी जो सरकार है वो एक कंपनी को फेवर करती हुई नजर आ रही है? इस हैरानी के साथ ये सवाल पूछ रही हूँ कि ये दोनों कंपनियां मौजूदा सरकार के बहुत नजदीक हैं और दोनों चुनावी फंड देती हैं, घड़ा भर के चुनावी फंड देती हैं मोदी जी को। ये आप ये बोल सकती हैं कि जो बड़े उद्योगपति हैं उनके आपस में काफी तनाव है, और इसमें ये सरकार का जो पॉलिसी जो है और इस सरकार की रेगुलेटरी रिजीम है,
वो उस तनाव को एक एक जिसे कहते हैं सकारात्मक तरीके से उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रही। इसका एक और उदाहरण था जो अनिल अंबानी ने, आपको याद होगा, पिछले दिनों में कोर्ट में उन्होंने साफ ये चार्ज लगाया। अब चार्ज सही है या गलत है वो अलग बात है, मगर उन्होंने चार्ज लगाया कि भाई उनकी जो बची कुची कंपनियां हैं वो अडानी ग्रुप उनको लेना चाहता है। और उन्होंने हवाला उसका ये दिया कि उन्होंने दलील ये दी कि अडानी ग्रुप के जो मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है वो उनके खिलाफ कैंपेन चला रही हैं और उनकी कंपनियों के शेयर वैल्यू वगैरह उसमें नेगेटिव असर पड़ रहा है। उसमें ताजुब की बात ये थी कि जो एक कंपनी, जो न्यूज़ एजेंसी जिसका नाम वो अनिल अंबानी ले रहे थे कि वो उनके खिलाफ, अनिल अंबानी ग्रुप के खिलाफ वो कैंपेन चला रही थी, उसमें उन्होंने इंडिया अब्रॉड जो न्यूज़ सर्विस, IANS न्यूज़ सर्विस का नाम दिया, जो कि अनिल अंबानी उसके मालिक हुआ करते थे 4-5 साल पहले तक। बाद में अडानी ने उनसे खरीद लिया। तो अब अनिल अंबानी, मैं ये नहीं कह रहा कि अनिल अंबानी कोई दूध के धुले नहीं है। उन्होंने भी बहुत बैंकों का जो फंड है, उन्होंने अभी उनके खिलाफ भी बड़े केसेस हैं CBI और ED के कि किस तरह वो बैंक से पैसा लिया 20,000 करोड़ और उसको कहीं इधर उधर डाइवर्ट किया। वो तो खैर वो केसेस चल रही हैं। तो मैं केवल इतना कहूँगा कि अनिल अंबानी भी एक ज़माने में बहुत पावरफुल हुआ करते थे, खासकर UPA के टाइम तो काफ़ी पावरफुल थे। और मोदी सरकार के आने के बाद भी मैं कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल 2022-23 तक तो बहुत पावरफुल एक रोल अदा कर रहे थे। और आपको सबको याद होगा रफाल डील में अनिल अंबानी ने काफ़ी मदद भी करी मोदी सरकार की उस डील। और फ्रांस के सरकार से उन्होंने संपर्क रखा था और वहाँ पे भी वो उनकी मदद कर रहे थे। मगर ऐसा क्या हुआ कि पिछले 2 साल में अनिल अंबानी के खिलाफ भी इतनी सारी पिछले 2-3 साल में CBI ED के इतने केसेस और उनके सारे जो करीबी जो आला जो सीनियर अफसर थे सब अरेस्ट हो चुके हैं और लोग कह रहे हैं कि अब उनका भी शायद अरेस्ट होने के कगार में है। तो ये जो बात है, मैं फिर से ये दोहराऊंगा कि जिस तरह ये बड़े उद्योग जो सरकार के करीब हैं, इनके आपस में जो झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर सरकार फिर उन पे फिर रेड्स पड़ती हैं, फिर उनके लोग अफसरों को जेल भेजा जाता है। इससे क्या होता है कि इससे जो माहौल, जो निवेश का माहौल है वो बहुत खराब होता है। फॉरेन आज की तारीख में अर्थात सबसे बड़ा जो क्राइसिस है, जो ईरान और US जंग के बाद ये बहुत ही और भी मतलब ये क्राइसिस बढ़ा है कि लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा और हिंदुस्तान से भाग रहा है। और ये सरकार भी इस इशू से बहुत काफ़ी मतलब एक्सरसाइज है इस इशू से। तो उसके चलते अगर ये सारी चीज़ें हो तो विदेशी निवेश का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब होता है। और इसमें इन्हीं के अर्थशास्त्रियों ने, सुरजीत भल्ला ने लिखा है कि विदेशी निवेश का सिचुएशन, पॉलिसी और जो रेगुलेशन, टैक्स पॉलिसी, इन्फोर्समेंट पॉलिसी, कई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कहा है कि जो ED, CBI और IT का जिस तरह इस्तेमाल होता है सरकार में, इससे विदेशी जो निवेशक है वो घबराते हैं, वो आने से घबराते हैं हिंदुस्तान में। तो ये बहुत ही मतलब ये मामला इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और ये बहुत देर हो चुकी है। ये अभी तक जिस तरह सरकार ने इस इशू को जिस तरह ट्रीट किया है, मुझे लगता है कि अब कब विदेशी जो निवेश वापस कब आएगा इसका हम कुछ कह नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वेणु। मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है जब तक कि हमारे एक धन्ना राष्ट्रीय सेठ खुश हैं, जब तक सब कुछ ठीक रहेगा। उनके लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, चाहे वो करीबी लोग हों या दूर के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, सत्ता पक्ष के लोग हों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बेहतरीन जानकारी के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।